नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अरावली श्रेणी को देखा है। आज हम देखते हैं केंद्रीय उच्च भूमि यानी जो मालवा का क्षेत्र है, इस पे आज हम चर्चा करते हैं कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर मेवाड़ का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र, इन तीनों का विस्तार ही केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये है अरावली श्रेणी और ये है जो हमने बताया था पहाड़ियाँ, जो छोटे छोटे पहाड़ियाँ हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये है कैमूर श्रेणी और ये है बिंद श्रेणी। ये नर्मदा नदी है। हमने बताया था कि बिंद श्रेणी और महादेव यानी मैकाल आदि दोनों श्रेणियों के बीच में ही नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो ये बिंद श्रेणी और ये है अपना अरावली क्षेत्र, अरावली श्रेणी, इन्हीं के बीच में जो स्थान है इसी को ही कहते हैं मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार तथा बुंदेलखंड का पठार। यही है, इन्हीं बीच में इधर एक भांडेर क्षेत्र है, भांडेर का पठार है। इधर बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये मेवाड़ का क्षेत्र, ये पूरा जो बचता है यहाँ से वहाँ तक, ये पूरा मालवा का पठार के अंतर्गत आता है। इसको हमने बताया था कि महादेव पहाड़ियाँ हैं, ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा के बाद महादेव के बाद मैकाल, इन पहाड़ी को हमने देखा था। ये है वो सतमाला पहाड़ी और ये है अजंता पहाड़ी। सतमाला, अजंता और सतपुड़ा महादेव के बीच में ही नदी प्रवाहित होती है, जिसे कहते हैं ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी प्रवाहित हो रही है और ये नर्मदा नदी है। तो आइए देखते हैं केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में, पढ़ते हैं क्या है। यह जो मालवा का पूरा क्षेत्र है, मालवा का पठार, अरावली से लेकर बिंद श्रेणी के मध्य स्थित है। अरावली श्रेणी से बिंद श्रेणी के मध्य ही यह पूरा मालवा का पठार, पूरा क्षेत्र जो है मेवाड़, बुंदेलखंड, ये सभी जो पठार हैं अरावली से लेकर बिंद श्रेणी के मध्य स्थित हैं। चित्र में हमने बता दिया है, उनके बीच में स्थित है। बिंद श्रेणी एक जल विभाजक है। जो बिंद श्रेणी है, हमने बताया आपको, जो बिंद श्रेणी है एक जल विभाजक है, क्योंकि यहाँ ये नर्मदा नदी भी है, ये जल विभाजक है। इसके उत्तर की नदियाँ उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। जो बिंद श्रेणी है, जो इसकी नदियाँ हैं, इसकी जो उत्तर की नदियाँ हैं ना, वो उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हैं। जो बिंद श्रेणी है, हमने बताया आपको, बिंद श्रेणी कि उत्तर में जितनी भी यहाँ नदियाँ बहती हैं, इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तर की तरफ है। और मालवा की जो मालवा पठार है उसका ढाल उत्तर की तरफ है, यानी मालवा का पठार भी उत्तर की तरफ इसका ढाल है। गंगा घाटी जो है इसी की तरफ ही मालवा का ढाल है। मालवा का ढाल उत्तर की तरफ गंगा नदी घाटी की तरफ है। यह दरारी यानी फिसर, यह दरारी फिसर उद्भेदन से निकले लावा से निर्मित है। यह मालवा का पठार है। कोई दरार पड़ा था पृथ्वी में, उसके अंदर से जो लावा निकला है, बेसाल्ट लावा से ही निर्मित हुआ है मालवा पठार, और बेसाल्ट है, और यह एक बेसाल्ट यानी बेसिक लावा है, यानी इसका दरार से यानी फिसर से निर्मित हुआ है जो मालवा का पठार है। लावा जैसे बेसिक और अम्लीय दो तरह का होता है। जो बेसिक है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, जैसे 45% से कम होती है, उसे बेसिक लावा कहते हैं। और अम्लीय लावा जिसमें सिलिका अधिक होता है, जैसे 55% से अधिक जिसमें सिलिका होती है, वो अम्लीय लावा है। जो मालवा है, मालवा बेसाल्ट से बना है, जिससे यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ है। काली मिट्टी के अंतर्गत मैग्नीशियम, पोटास, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, देखो यदि देखा जाए मैग्नीशियम, पोटास, आयरन तो अधिक पाया जाता है काली मिट्टी में, नाइट्रोजन, फास्फोरस कम पाया जाता है, ह्यूमस जैविक तत्व तो कम पाया जाता है,
जल को ये धारण करता है। काली मिट्टी जल को धारण करने की क्षमता होती है। नीचे कठोर के कारण पानी नीचे नहीं जा पाता है, इसलिए यह नीचे कठोर होती है। और लाल मिट्टी में आयरन अधिक पाया जाता है, इसमें आयरन कम पाया जाता है। इसमें भी आयरन अधिक पाया जाता है, काली मिट्टी लाल मिट्टी। तो इस मिट्टी के बारे में आपको मिट्टी के चैप्टर में हम विस्तृत बताएंगे, तो थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दिए। आ गया था काली मिट्टी। तो जो मालवा है बेसाल्ट से बना है, जिससे यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ है। यह क्षेत्र बेसाल्ट से निर्मित है, यानी लावा से। यह कठोर चट्टान है। जो यह मालवा है, एक कठोर चट्टान है। भूमिगत जल की कमी होती है, क्योंकि वर्षा का जल नीचे नहीं जा पाता है यहाँ, इसलिए यहाँ भूमि की जल की कमी होती है। नीचे कठोर है। केंद्रीय उच्च भूमि का ढाल उत्तर की तरफ है। जो केंद्रीय उच्च भूमि पूरा क्षेत्र है, इसका ढाल उत्तर की तरफ है। 400 से 500 सेंटीमीटर लमसम किलोमीटर की तरफ है। जो मालवा क्षेत्र है, मालवा एक संप्राय मैदान है। मालवा एक संप्राय मैदान है तथा उर्मिल मैदान है। मालवा संप्राय मैदान तथा उर्मिल मैदान है। जो ये मैदान है अपरदन से निर्मित हुआ है। जो संप्रदाय का मैदान है ये अपरदन से निर्मित हुआ है। और जो उर्मिल मैदान है निक्षेप से निर्मित हुआ है, यानी जड़ों मैदान इसे कहते हैं। इस तरह से ये देखा जाए तो मालवा का जो मैदान है संप्राय है, उर्मिल है। तो मालवा हमने देख लिया। अब देखते हैं गंगा का मैदान। तो ये पूरा मालवा क्षेत्र है। जो मालवा का पठार है ये पूरा मालवा का क्षेत्र है। इसमें बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे यह यमुना नदी गई है, ये गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। सोन नदी मिल रही है, केन नदी, घाघरा, घासन नदी एक है, बेतवा नदी। ये सब ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। इसके बाद ये पूरा मेवाड़ का क्षेत्र है। बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती नदी आदि जितनी भी पहाड़ी क्षेत्र की नदियाँ हैं, जितनी भी नदी इसी पठारी क्षेत्र से उत्तर की सभी उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। हमने बताया जो विंध्य श्रेणी है, सतपुरा श्रेणी, जो सतपुरा श्रेणी है, इसके उत्तर की जितनी भी नदियां हैं उत्तर में पड़ता है। सतपुड़ा के ये सतपुड़ा क्षेत्र है, इसके उत्तर ही ये पड़ता है। तो विंध्य श्रेणी, जो विंध्य श्रेणी के उत्तर जितनी नदियां हैं सभी उत्तर की तरफ इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो जो गंगा का मैदान है इसका ढाल 20-30-50 यानी 20-30-50 सेंटीमीटर तक लगभग में इसका ढाल है, फैला हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र की सभी नदियां मतलब खड़हर अपर्दन करती हैं। खड़हर अपर्दन यानी कांच, मिट्टी, गाद आदि का निक्षेप करती हैं और इससे बीहड़ का निर्माण होता है, जो पुराने समय में डाकुओं के छिपने की जगह भी बन जाती है। जो जितनी भी नदियां हैं सभी बीहड़ बनाती, क्योंकि ये सब कांच, सब मिट्टी, पत्थर ये सब लेके बहा के ले जाती, इससे जगह जगह जमा हो जाता है, एक बीहड़ बन जाता है। तो यहाँ डाकू लोग ही छुपते थे पहले। तो जितनी भी यहाँ सभी क्षेत्र की नदियाँ हैं खड़हर अपर्दन करती हैं, खड़हर अपर्दन का निर्माण करती हैं। अब जो मेवाड़ का क्षेत्र है, हमने बताया था इधर जो मेवाड़ का क्षेत्र है, थोड़ा ये वाला क्षेत्र मेवाड़ का क्षेत्र, ये मेवाड़ का पठार है। अरावली से मालवा पठार तक मेवाड़ पठार कहलाता है। जो अरावली से थोड़ा अरावली श्रेणी इधर गई है, यहाँ तक मालवा तक जो थोड़ा सा पठार है छोटा सा, मेवाड़ का पठार कहलाता है। मुख्य रूप से राजस्थान और कुछ विस्तार एमपी में भी इसको देखने को मिलता है, लेकिन यह राजस्थान में फैला है मेवाड़ का पठार। मुख्य नदी है यहाँ की बनास। बनास नदी इस मेवाड़ के पठार की सबसे मुख्य नदी है। बनास जो है ना चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद बुंदेलखंड देख लेते हैं। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है, जो पूर्व में थोड़ा जो बुंदेलखंड का पठार है मालवा पठार और बघेलखंड के बीच में स्थित है। ये जो मालवा क्षेत्र है और इधर बघेलखंड का क्षेत्र है, इसके बीच में ही बुंदेलखंड क्षेत्र स्थित है। तो मुख्य रूप से बेतवा और घासन नदी का क्षेत्र है यहाँ। इस बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से नदी है बेतवा नदी और घासन नदी। उत्तर प्रदेश के 5 जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, जैसे ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा। उत्तर प्रदेश के 5 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन? बांदा, हमीरपुर, जालौन,
झांसी, ललितपुर। मध्य प्रदेश के 4 जिले बुंदेलखंड में आते हैं, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। ये 4 जिले जो हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर बीहड़ पाया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बीहड़ पाया जाता है। यह पूरा क्षेत्र जो मालवा का पूरा क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र मालवा भूमिगत जल की कमी से ही यह ग्रस्त है। यह पूरा क्षेत्र भूमिगत जल की कमी से ग्रस्त है। मालवा की तरह नीचे पत्थरनुमा चट्टानें पाई जाती हैं मजबूत, इसलिए यहाँ नदियाँ नीचे नहीं जा पाती हैं पानी। इसके बाद इस नदियों पर बांध, नदी जोड़ो परियोजना अधिक बनाया गया, क्योंकि यहाँ भूमिगत जल की कमी रहती है, तो यहाँ बांध का निर्माण अधिक किया गया है इस नदियों पर, और नदी जोड़ो परियोजना भी अधिक बनी है। मालवा क्षेत्र खनिज संपन्न क्षेत्र, जो मालवा का क्षेत्र है खनिज संपन्न क्षेत्र है। यहाँ बहुत खनिज जैसे तांबा, चांदी, आयरन, अभ्रक आदि पाया जाता है। कपास, चना, दलहन, तिलहन आदि भी यहाँ बहुत विस्तृत मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।